mass spectrometry. Mass spectrometry is an analytical method used to measure the exact masses of different isotopes of an element. एनालिटिकल मेथड वो होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों लिया जाए। तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज जो हैं उनको मेजर करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो प्रोसेस होगा उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा उसको हम नाम देंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इनिशियली Austin's mass spectrograph was used to identify isotopes on the basis of their atomic masses. सबसे पहले ऑस्टिन का जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ था वो यूज़ किया जाता था और उस पर हम आइसोटोप को उनकी मैसेस, एटॉमिक मैसेस के बेस पे आइडेंटिफाई करते थे। फिर आया डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इट वॉज डिज़ाइन फॉर एलिमेंट्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट। अब ये जो सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स होते थे उनके मैस को मेजर करता था, जो कि डेम्स्टर था, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर था। अब हम पढ़ते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर का मेथड। अ टिपिकल मैस स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहले हम उसके पार्ट्स पढ़ते फिर इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वेपोराइजेशन चैम्बर, फिर है आयनाइजेशन चैम्बर, फिर है एनालाइज़र, फिर इलेक्ट्रोमीटर या फिर इसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं, फिर आ जाएंगे डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। वेपराइजेशन चैम्बर, द सब्सटेंस इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। अब जो भी हम सब्सटेंस एलिमेंट लेंगे जिसका हमने मैस मेजर करना होगा, सबसे पहले हम उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। द प्रेशर ऑफ दिस वेपर इज केप्ट वेरी लो, 10⁻⁻7 to 10⁻⁻6 टॉर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब जो वेपर हमने, जिस एलिमेंट को हमने वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है उसका प्रेशर बहुत ही लो होगा और उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 टॉर होगी। फिर है आयनाइजेशन चैम्बर। द वेपर्स आर देन पास्ड इनटू एन आयनाइजेशन चैम्बर। अब जो वेपर्स ऊपर बने हैं वेपोराइजेशन चैम्बर में, उसको हम आयनाइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे। इन दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर थ्रोन अपॉन दैम। अब इस चैम्बर में जो वेपर्स होंगे उनके ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रो किए जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन वेपर्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉकआउट करेंगे। एज अ रिजल्ट गैसियस एटम्स आर आयनाइज्ड एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस। अब जो वो गैसियस एटम है इलेक्ट्रॉन्स के साथ थ्रो करने की वजह से उनका जो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे और वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। दीज पॉजिटिव आयंस हैव डिफरेंट मैसेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन देम। अब ये जो पॉजिटिव आयंस बने हैं इन सब के डिफरेंट मैस होंगे क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं और इस वजह से इनके मैस डिफरेंट होंगे। फिर आएंगे एनालाइज़र में। The analyzer separate ions on the basis of their mass to charge value in 2 steps. अब जो पॉजिटिव आयंस बने हैं उनको ये एनालाइज़र अलग अलग करेगा उनके mass to charge value की बेस पे। एक्सेलरेशन ऑफ आयंस ये 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ आयंस होगी। ईच पॉजिटिव आयन हैज़ इट्स ओन mass to charge value। अब हर आयन जो पॉजिटिव आयन है उसकी अपनी अपनी mass to charge value होगी। A potential difference E of 500 to 2000 volt is applied between the perforated plates to accelerate the ions. अब प्लेट्स के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 500 से 2000 वोल्ट का और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो आयंस है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। दस आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जब इतनी ज़्यादा इनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट और इस वजह से ये एक्सेलरेट हो जाएंगे और इनकी स्पीड बढ़ेगी। फिर सेकंड स्टेप है डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस। एक्सेलरेट होने के बाद ये आयंस पास होंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। The ions are then passed to strong magnetic fields of strength H. It deflects the ion on the basis of their mass to charge value. अब ये जो strong magnetic field है ये भी ions को deflect करेगी
पहले वो एक्सेलरेट हुए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे और वो मूव करेंगे फिर सर्कुलर पाथ में अपने मास टू चार्ज वैल्यू की बेस पे अपने अपने रेडियस में अपने अपने सर्कल में वो मूव करेंगे। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे हीटेड फिलामेंट है, यहाँ से फिर ये नेगेटिव ग्रिड है, एनालाइज़र है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है, वैक्यूम पंप है जो प्रेशर के लिए यूज़ होगी, डिटेक्टर जो कि एंड में आयंस को डिटेक्ट करेगी, मास नंबर पता चलेगा, एवोकेटेड ग्लास एनवेलप है, हीटेड फिलामेंट से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी, फिर नेगेटिव ग्रिड की वजह से इलेक्ट्रॉन उन पे थ्रो होंगे, और यहाँ से नियॉन गैस हम डाल रहे हैं। आगे हम नियॉन का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ में आगे। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज़ मास ओवर चार्ज आया, यहाँ पे ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस मतलब सर्कल में मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ये उनका रेडियस होगा आइसोटोप्स का, और यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। H is the strength of magnetic field, E is the strength of electric field, R is the radius of circular path. It shows that by keeping H constant, if E is increased, R is increases. अब जो R है रेडियस वो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम H जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं और E को हम बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है जो रेडियस है वो भी बढ़ेगा। Thus the ions of specific mass over charge value can made fall on different places than before. और इसको चेंज करने की वजह से हम उनकी जो प्लेस है जो आइंस फॉल करेंगे उनकी वो प्लेस हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डन बाई कीपिंग ई कॉन्स्टेंट एंड बाई चेंजिंग एच। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इसको चेंज करने से भी हम रेडियस चेंज कर सकते हैं और आयंस की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा करते हैं तो रेडियस कम होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम कम करते हैं तो रेडियस ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जबकि ये जो थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इनका इन्वर्स रिलेशन है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा। सो स्मॉलर द मास ओवर चार्ज वैल्यू स्मॉलर विल बी आर प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मास ओवर चार्ज है वो भी आर के रेडियस के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास ओवर चार्ज वैल्यू स्मॉल होगी तो रेडियस भी उनका स्मॉल होगा। Hence ions with same mass over electron values are separated into beams of ions। और इस प्रोसेस की वजह से जिनके सेम मास ओवर चार्ज वैल्यू होंगे उनको हम सेपरेट कर लेंगे। फिर है इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सेपरेटेड बीम ऑफ आयंस आर पास्ड थ्रू स्लिट वन बाय वन। अब जो बीम हमने ऊपर सेपरेट किया उनको हम वन बाय वन स्लिट से पास करेंगे। ईच बीम कंटेन्स आयंस ऑफ स्पेसिफिक मास ओवर चार्ज है वैल्यू। अब जो बीम है हर बीम अपना अपना स्पेसिफिक मास ओवर चार्ज वैल्यू रखेगी जो कि आयंस का होगा। दिस फॉल्स ऑन इलेक्ट्रोमीटर कॉल्ड आयन कलेक्टर। अब ये जो बीम है ऑफ आयंस है वो आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर पर फॉल करेगी। ईच आयन डेवलप मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब हर आयन अपना अपना इलेक्ट्रिक करंट उस आयन कलेक्टर पर प्रोड्यूस करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट ऑफ ईच बीम गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस। अब जिस आयन का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी अबंडेंस नेचर में उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका करंट जितना कम होगा उसकी अबंडेंस नेचर में उतनी कम होगी। फिर है डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ द आयंस ट्रैक द डिटेक्टर टू जनरेट करंट। मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसमें आयंस डिटेक्टर पर स्ट्राइक करते हैं और करंट जनरेट करते हैं। द करंट इज़ एम्पलीफाइड एंड फेड टू द कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। अब जो करंट होता है वो जो थोड़ा सा भी होता है तो वो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, और वो कंप्यूटर रिकॉर्ड में फीड हो जाते हैं। फिर कंपैरिजन विद C12, जैसे हमने पढ़ा था मैस मेजर किया जाता है C12 के मैस से कंपेयर करके, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद C12 आइसोटोप एंड द स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड। द कंपैरिजन गिव्स द एग्जैक्ट मास ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप।
अब जो ये C12 है, हम इसका भी यही सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमने ऊपर समझाया है। तो जो इसका करंट होगा वो हम बाकी जो आइसोटोप्स होंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे, और उस लिहाज से बाकी जो आइसोटोप्स हैं उनके हम मैस नंबर जो है वो डिटरमाइन करेंगे इस C12 के कंपैरिजन के साथ। फिर है मैस स्पेक्ट्रम और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर द रिजल्ट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कंटेनिंग पीक। जो रिज़ल्ट हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक ग्राफ की सूरत में होगा, और ग्राफ में पीक्स होंगी डिफरेंट। द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस ऑर्डिनेट एंड मास और चार्ज वैल्यू ऑफ आयंस आर प्रेजेंट along x axis. दिस इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे जो है रिलेटिव अबंडेंस दी जाएगी y एक्सिस पे, और यहाँ पे मैस नंबर दिया गया है x एक्सिस पे। द नंबर ऑफ पीक्स गिव्स द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अब यहाँ पे 3 पीक्स दी गई हैं, तो ये बता रही हैं कि 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे हमने नियॉन के आइसोटोप्स लिए हैं, तो नंबर ऑफ पीक्स बताएंगी कि उसके कितना आइसोटोप है। यहाँ पे 3 पीक्स हैं, तो 3 ही आइसोटोप्स हैं नियॉन के। द हाइस्ट पीक गिव द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब जो हाइस्ट पीक है, ये जो सबसे ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होगा उसकी अबंडेंस देगा। जैसे अब नियॉन 20 की है 90.92%, ये सबसे ज़्यादा है नेचर में, और उसकी पीक सबसे ज़्यादा है। द पोजीशन ऑफ पीक्स गिव द मैस नंबर ऑफ आइसोटोप। अब जो पोजीशन ऑफ पीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। अब ये जो है हमें मैस नंबर बताएगी। इसका नियॉन 20, इसका नियॉन 21 और इसका नियॉन 22। तो नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप्स बताएगी, जो लेंथ ऑफ पीक है वो अबंडेंस बताएगी, और जो पोजीशन है वो हमें बताएगी मैस नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अदर टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा और भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। और ये टेक्निक्स आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। पहली ये है गैशियस डिफ्यूजन, इनको हम गैशियस डिफ्यूजन से अलग करते हैं। फिर है थर्मल डिफ्यूजन से अलग करते हैं। डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेज़र सेपरेशन। इन टेक्निक्स के ज़रिए भी हम इनको आइसोटोप्स जो हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।